नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अभिजीत जी, स्वागत है आपका। बड़े टाल क्लेम करते हैं, महफूज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में, लेकिन आज फिर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। और इतना संसद में 2 व्यक्तियों का घुसाना ये साबित करता है कि आपके जो टाल क्लेम है उनकी हवा निकल गई है। देखिए विनोद जी, ऑब्वियसली है तो ब्रीच है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रीच नहीं है, सिक्योरिटी का ब्रीच है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से बहरूपिये बनकर आ जाते हैं, किसी का नाम लेकर वो चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को खैर पकड़ा भी गया उसके बाद। और जिस तरह का उसके बाद उन्होंने बात कही है, वहीं से पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड था वो सब कुछ। और उन सब पार्टियों की तरफ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड था जिनसे अब उनकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। और वो इस तरह से आपको कहीं पर भी ऐसे लोग मिल जाएंगे 500-500 हज़ार रुपए में, उनसे आप जो मर्जी करवा लो इस तरह के काम। तो बड़ी, और जिस तरह की वो वहाँ पर शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, सामने पता लग रहा था कि ये सब कुछ मोटिवेटेड है और सिर्फ कहीं ना कहीं किसी छवि को धूमिल करने के लिए ये लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ये किसका किया और किस तरह से। खैर बाकी तो भी जांच एजेंसियाँ बताएंगी कि इनका मेन मोटिव था वहाँ क्या आने का, क्या नहीं, पर पकड़े गए थे सारे के सारे। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऐसी अपनी घटना वो कर पाते, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज था वो बड़ी मुतैदी थे, वहाँ पर सक्रिय रहती हैं और ऐसी कोई घटना होने नहीं देती है। लेकिन सामने दिख रहा है कहीं ना कहीं अपोजिशन की ये भड़ास है हारने के कारण। कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो यही मोटिवेटेड लग रहा है मुझे। आप बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। आप ये भी कहते हैं कि दूसरे देशों के प्रधानमंत्री बॉस बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई पाँव में हाथ लगाता है। आप इतने टाल क्लेम करते हैं कि नहीं करते हैं? आप मुझे बताइए कि 2001 13 दिसंबर को बड़ा हमला होता है जिसमें 5 जवान शहीद होते हैं, 5 आतंकवादियों को मार गिराया जाता है, और सेम यही दिन चुना जाता है 2023 में, यानी 13 दिसंबर 2023 को ये दिन चुना जाता है, और आप कह रहे हैं कि अप्रिय घटना नहीं हुई। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ विनोद जी, इसके अंदर के एक चीज़ देखें कि उनका जो भी मोटिव रहा है, मैंने पहले कहा कि वो वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं परपिट्रेटर्स ऑफ पीस हैं, जिनको इस देश में जिस तरह से अब शांति आई है वो उनको नहीं पसंद आ रही। अभी ऐसे कौन लोग हो सकते हैं, और उन्होंने पर्टिकुलरली यही दिन क्यों चुना? आप समझ सकते हैं ये लोग वही हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, जो उस सरकार के अगेंस्ट हैं जिसने पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी जमहूरियत है उसको सही में एक अमली जामा पहनाया है। और आज अगर आप देखें तो जिस तरह से हमारा कद बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं इस छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन विफल हो जाते हैं ऐसी चीज़ें करने से। उस हमले में और इस हमले में यही अंतर आपके सामने देख लीजिए कि वो जिस तरह से अंदर आए हैं, दोनों में बड़ा फर्क है आप उसको उसके साथ। लेकिन हाँ, मंशा को आप देख सकते हैं कि मंशा उसी तरह की थी उनकी कि हमारे देश की छवि को धूमिल किया जाए। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहना करना पड़ेगी जिन्होंने वहीं धर लिया। अभिजीत जी, अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता तो अपनी इमेज का क्या होता? लोग कहते कि आप यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में इंटरवेन करते हैं, कहाँ भी कुछ होता है वहां पर आप इंटरफेयर करते हैं, लेकिन आप अपने संसद भवन को नहीं संभाल सके, अपने संसदों की सुरक्षा नहीं करते। देखिए, ऐसी बात नहीं है, पूरी सुरक्षित है, सभी के सभी सुरक्षित है, और ये विफल ही हो गए। लेकिन एक चीज तो समझना पड़ेगी, जब कोई इस मंशा के साथ कहीं पर भी अगर कोई भी आ जाए तो उसको रोकने का आप बताएं ऐसा कौन सा तरीका कि उसे रोका जाए। आज अगर आप बात करते हैं तो इन जैसे लोगों से या बाकी चीजों से पूरी दुनिया में महफूज कौन है? वो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज जो अपने आप को बहुत बड़ा डेवलप होने का क्लेम करते हैं, उनके यहाँ पर अगर ट्विन टावर्स के अंदर कोई विमान लेके घुस सकता है तो उनके टाल क्लेम्स कहाँ पर गए? तो इसके अंदर जिस तरह से ये जो आतंकवाद ने अपने पैर पसारे हैं पूरी दुनिया के अंदर, कई ऐसे देश हैं और कई ऐसी सोच के लोग हैं जो इनको समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों से बच पाना बिल्कुल ही असंभव है। लेकिन फिर भी हमारी जो देश है वो बड़ा सुरक्षित है, क्योंकि आप देख लीजिए कि कुछ भी ऐसा होने नहीं दिया हम लोगों ने, और वहीं पकड़ लिया उनसे। अब उनकी क्या मंशा थी क्या नहीं थी, वो तो उनके जिस तरह से वो बयान कर रहे थे, जिस तरह के नारे लगा रहे थे, वहीं से पता चल गया उनका। तो मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। खैर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अभी जांच चल रही है, इसमें मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अभिजीत, जो मेरा अनुभव, पत्रकारिता का अनुभव जो कहता है, क्योंकि हमने भी असेंबली में देखा है कि विजिटर गैलरीज में नारे लगते हैं, विजिटर गैलरी में लोग कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उसके पीछे ये रहता है कि किसी एमएलए, किसी एमएलसी ने उनको विजिटर गैलरी में घुसने के लिए पास दिया होता है। क्या आपको लगता है कि कोई सांसद भी इसमें मुलव्विस हो सकता है? अगर कोई मुलव्विस पाया गया तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो एक ऐसा
गुनाह, ऐसा पाप किया गया है कि जिससे अगर कोई कसूरवार पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए इन सब चीज़ों से। ऐसी चीज़ अगर किसी ने, बिल्कुल अगर किसी न किसी ने पास तो दिया ही होगा। अभिजीत जी, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया 370 और 35A में जो बदलाव किया गया था, 3500 को अपील किया गया था, 370 में संशोधन किया गया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही ठहराया, संवैधानिक ठहराया। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी नेताएं चुप्पी साधी रही, कोई खास जश्न नहीं मनाया, क्योंकि ये मामला जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था। देखिए विनोद जी, सबसे पहली बात यह है कि मुझे लगता है कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च सबसे उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होता है वो सभी लोगों को मान्य होता है। और इसके अंदर कोई, हमें लगता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको किसी सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रही, ना हमें कोई सियासी गोल इस पे अचीव करना था। ये एक चीज़ थी जो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर इतने सालों से एक मुझे लगता है कि लटकी हुई थी चीज़, जिसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा रहा था। उसके ऊपर जो तो उच्चतम न्यायालय ने जो भी तय किया वो आप सबके सामने फैसला आया। इसमें जश्न मनाने वाली या इसमें आप कहो कि किसी चीज़ के ऊपर विलाप करने वाली, दोनों चीज़ें सूट नहीं करती हैं। दोनों चीज़ें सूट नहीं करती हैं। जो चीज़ थी गैर संवैधानिक थी, गैर संवैधानिक चीज़ को संवैधानिक बना दिया गया। एक ऐसा फैसला किया गया जिस फैसले के बाद मुझे लगता है सभी लोग खुश हैं। और अब मुझे एक चीज़ लगती है विनोद जी, कहीं ना कहीं अब चीज़ों से आगे मूव करना चाहिए, क्योंकि बड़ा ज़्यादा ढोल पीट लिया, इसके ऊपर बड़ी बातें हमने के लिए। अब थोड़ा आगे निकलते हैं। 60-70 साल हम लोगों ने बड़ी त्रासदी देखी है, बड़ा कुछ देखा है। अब समय आ गया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि अब हम इससे आगे चलते हैं, ताकि हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो 60-70 साल से नहीं हो सका अब वो पॉसिबल हो। जिस तरह से तरक्की हो, जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़े, जिस तरह से हमारे देश आगे बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर भी अपना शेयर इस देश की तरक्की के अंदर डाले, मुझे लगता है कि वो समय आ चुका है। फिर अगर हम उसी के ऊपर बात करते रहेंगे, जो फैसला हो गया वो फैसला, और संवैधानिक फैसला हुआ जिसके ऊपर कानून ने अपनी मोहर लगा दी है। अब कम से कम किसी के पास कोई इसके ऊपर बात करने के लिए है नहीं। अब जो कोई इस पे बात करेगा समझे वो कहीं ना कहीं देश का समय बर्बाद कर रहा है या हमारा समय बर्बाद कर रहा है। हम इस पे आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं, आगे देखते हैं कि देश को हमने आगे लेकर किस तरह जाना है। जिस तरह से अगर आप देखें, मुझे भी आजकल कार्यभार मिला हुआ है, विकसित भारत की जो हमारी यात्रा चल रही है उसके अंदर काफी कार्यक्रम मैंने किए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य लिया 2047 में इस देश को विकसित बनाने का, क्योंकि 60-70 साल से हम विकासशील ही चली जा रहे थे, और उस विकासशील में कहीं चंद परिवार और चंद पार्टी जो विकासशील हो रही थी। अब विकसित भारत बनाने का समय आ चुका है, तो ये सब चीजें पीछे छूट गई हैं। अब मैं तो इसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहूंगा। हम अब इससे आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ताकि जो टारगेट इतना बड़ा हमारे आगे 2047 का है, जब हमारा देश अपना 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा स्वतंत्रता की, तब एक टाइम आएगा कि हमारा देश जो है वो बाकी बड़े बड़े मुल्कों की तरह वो भी एक विकसित मुल्क कहलाया जाएगा, और इस देश से गरीबी, गुर्बत, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। जिस तरह से आप देख लीजिए, हमने जो चीज़ कर कर लोगों को दिखाई है कि पिछले 5 साल के अंदर 10% की जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ चुकी है। 13.5 करोड़ लोगों का आंकड़ा है विनोद जी, जो आज आपके बीच में है, और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये 5 साल में हमने कर कर दिखाया। जिनको 60 साल 70 साल मिले, अगर वो इस तरह से 10% लोगों को गरीबी से बाहर निकालते रहते तो इस देश में आज कोई गरीब ना होता, तो ये विकसित भारत बन चुका होता। लेकिन उनकी मंशा नहीं थी। उनकी मंशा गरीबी हटाने की नहीं, गरीब को हटाने की जरूर रही। उनकी मंशा आज अंत्योदय करते हुए, जिस तरह से हमने एक आम इंसान तक अपनी हर एक जरूरत की चीज, हर एक मदद पहुंचाई है, वहीं सर ये देश जो आगे निकल रहा है। अभी भी अगर हम वही बात करेंगे, फिर 370, फिर ये उन पार्टियों को सूट करता जिनके पास विचारों के लिए इसके ऊपर बात करने के अलावा कुछ नहीं था। हमारे पास और बड़ा कुछ है, और लोगों के पास भी बड़ा कुछ है। लोग भी आप इससे आगे निकल चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी, हम भी इससे आगे बढ़े। अभिजीत जी, आप शब्दावली को बड़े लच्छेदार तरीके से पेश करते हैं और अच्छा स्टाइल है आपका बात करने का, लेकिन मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहीं पे, दिन भी नोट कर लेते हैं। आपकी पहली जब चुनावी रैली होगी उसमें एक जिक्र आएगा कि हमने देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलने दिए। क्या आप इसको बेचने में, 370 के फैसले में बेचने में परहेज करेंगे राजनीतिक तौर पर? देखें, इस देश के अंदर किसी चीज़ को बेचने की ज़रूरत नहीं है। बिका तो ये देश मुझे लगता है कम से कम 2014 से पहले था। अगर आप अपने देश के भंडार निकाल कर देखेंगे तो करोड़ों अरबों का कर्जा था हमारे देश के ऊपर, तब सच्ची में देश बिक चुका था। आज अगर आप अपने खजाने खोल कर देखेंगे तो आपके खजाने भरे हुए हैं, तो वो समय चला गया। अगर आप बिकने की बात करें, आज देश की छवि बदल चुकी है।
तो हमें इन सब चीज़ों की बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास और बड़ा कुछ है। हम अगर लोगों से बात करेंगे तो हम बताएंगे कि इसरो ने किस तरह से आज चंद्रयान लैंड करवा दिया, कि नासा वाले भी आज उनको कर रहे हैं कि हमारे भी ज़रा यान अपने यहाँ से उड़वा दीजिए, ऊपर पहुँचा दीजिए। आज अगर हम लोगों से बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि देखिए कोरोना काल में किस तरह से हम लोगों ने बाकी डेवलप्ड कंट्री के साथ शाना बशाना हम लोगों ने भी अपनी वैक्सीन बनाई, और केवल अपने कंट्री को ही नहीं 148 करोड़ के मुल्कों की नहीं, गरीब मुल्कों लोगों की मदद भी की। आज हमारे पास बात करने के लिए इतना कुछ है कि अब ये देश 2014 से पहले वाली छवि को सपेरों के देश की नहीं रह गई जो कांग्रेस ने बनाई थी। आज ये देश वो देश है जो चंद्रयान के ऊपर पहुंचा। ये वो देश है जो वैक्सीन हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी दवाइयां लोगों को देता है। आज ये वो देश है कि जिसके देश के प्रधानमंत्री में इतना दमखम है कि 2 देशों का युद्ध रखवाकर अपना तो छोड़िए, इस नापाक मुल्क के बच्चों को भी निकाल कर वहां से लाता है। आज हमारे पास और बड़ा कुछ है। आज हमारे पास लोगों के अंदर जाके बात करने के लिए है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के चलते हर इंसान, आखिरी इंसान तक हमने किस तरह से मदद पहुंचाई है। आज हम ये बता सकते हैं कि डार्विन ने एक थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, हमने नई थ्योरी दी, हमारे प्रधानमंत्री ने नई थ्योरी दी सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट, यानी कि अंत्योदय, जो कतार में सबसे आखिर खड़ा है उसको हम आगे लेकर जा रहे हैं। आज भारतवर्ष अपने आप में एक इतनी बड़ी ताकत बन चुका कि हर मुल्क हमारी तरफ देखता है कि ये भारतवर्ष है जो हमें आगे लेकर जाएगा। आज पूरी दुनिया के अंदर वासुदेव कुटुंबकम के चलते हमने पूरी दुनिया को अपना घर मानकर हर एक देश को अपने साथ आगे लेकर जाने का एक वादा किया हुआ है। आज मोदी जी का जो कद बना है, जो भारत देश का कद बना है, आप देख लीजिए। मैं विनोद जी आपके दर्शकों के साथ यहीं पर शेयर करता हूं एक सच्चा इंसिडेंस जो 2 महीने पहले का है कि अभी मैं वियतनाम गया था किसी अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए। जिस होटल में हम लोग रुके थे 4 स्टार होटल था, तो उस होटल की पहली बार उनके साथ भी खैर ऐसी घटना घटी कि होटल की लाइट चले गई, उसमें लाइट नहीं थी। और एक दिन लाइट नहीं थी, दूसरे दिन भी लाइट नहीं उनकी आनी। कहते जी फॉल्ट हमें समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा करें कि पैसे आपको दे रखे, पैसे वापस कर दीजिए। तो वो पहले थोड़ा आनाकानी करने लगे, फिर उसने उसके कान में ये बात कही कि इंडियन पासपोर्ट है, इनके पैसे वापस कर दो, बाकियों को हम देख लेंगे। ये आपके देश के पासपोर्ट की आज वैल्यू है विनोद जी। तो यहां से पता लगता है कि आप जब पहले बाहर जाया करते तो आपकी क्या इज्जत होती थी, कि आज आप देखिए आज भारत देश के किसी नागरिक के पास जिसके ऊपर हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, उसकी तरफ आंख उठाने से पहले 4 बार लोग सोचते हैं। तो ये छवि कैसे बनी 8-9 साल में? क्योंकि आपकी मंशा थी, आपकी इच्छा शक्ति थी इस देश को आगे लेकर जाने की। आज आप देखिए, कभी आपने सोचा था? मैं कल भी एक जगह पर विजयपुर में कार्यक्रम था, चंद्र प्रकाश गंगा जी मेरे साथ थे, तो हम कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहां पर काफी तादाद में महिलाएं थी। तो मैंने महिला को कहा, और डोगरी में मैंने कहा, क्योंकि बुजुर्ग मैं क्या कि जेड़ियां सस्सां आखदियां ही हैं कि साढ़े घर मुड़े होने चाहिए, तो दिखी लो तो मत्थे टेकने कुड़ी होनी चाहिए। खरे केड़ी कल्ले की विधायक बनी आनी, केड़ी मेंबर पार्लियामेंट, केड़ी मंत्री बनी आनी, तो सारी वो जो बुजुर्ग औरतें थी वो हंसना शुरू हो गई। कैसी बात? तो क्योंकि 33% की रिजर्वेशन है जिनको आज तक किसी ने नहीं दी। आज तक यहाँ की महिलाओं को, हिंदुस्तान की महिलाओं को पूछा किसने? दुर्भाग्य इस देश का ये रहा विनोद जी, और बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि 10-15 साल इंदिरा गांधी जी ने इस देश पे हुकूमत की, शायद उससे ज्यादा ही की होगी, और उससे ज्यादा, और इनडायरेक्टली भी आप देखें तो एक महिला ही चलाती रही यहाँ पर देश को। तो आप देखेंगे आधे से ज्यादा, यानी कि 40-50 साल, अगर 50-60 साल 70 साल हमें अगर आजाद हुए हैं, उसमें से 30-40 साल तो केवल महिलाओं ने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से इस देश पे राज किया। तो महिलाओं के बारे में आज तक आपने क्यों नहीं सोचा? अब किस तरह से महिलाओं का विकास हो रहा है, अब किस तरह से 33% महिलाएं कल हमारे साथ जो है शाना बशाना हर एक जगह पे आपको नजर आएंगी, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। देश अकेला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम बात करते हैं, और खासकर अगर हमारे धर्म की हम बात करें, तो हम तो पहले माता सीता का नाम लेंगे, राम भगवान का बाद में लेंगे, राधा जी का नाम पहले लेंगे, श्री कृष्ण भगवान का बाद में नाम लेते हैं। तो जब तक आप ये जो आपका जिससे हम कहते हैं कि आपका आधा अंग जो है, जब तक वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये सोच इसी प्रधानमंत्री के अंदर क्यों आई? आज से पहले क्यों नहीं आई? तो देश बदल रहा है, देश निकल चुका है 370 से आगे विनोद जी। हमें सिर्फ उसका राग लापने की जरूरत है। जिनको है वो करते रहे, उस पर बात हम आगे चलते हैं। आपने गरीबी रेखा से ऊपर आने की बात की, लेकिन आपने हंगर इंडेक्स का जिक्र नहीं किया। मैं हंगर इंडेक्स पे पूछूंगा कि आप श्रीलंका से भी नीचे हैं, आप पाकिस्तान से भी नीचे हैं, उस पाकिस्तान से जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आप कहेंगे कि वो आंकड़े गलत है। सरासर झूठ है, सरासर झूठ। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा हो, वो कैसे हंगर इंडेक्स में पीछे रह सकता है? पता नहीं कहां से मैनिपुलेट करके ये लोग आंकड़े लाए हैं। मैं सिरे से निकालता हूं आंकड़ों को। 80 करोड़ लोग कहने की बात है, 130-135 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है, उसमें से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है, तो हंगर इंडेक्स कैसे आपका ऊपर जाएगा? अगर पिज्जा बर्गर को, अगर आप खाने वाले को अगर हंगर इंडेक्स समझते हैं, तो प्लीज वो पिज्जा बर्गर वाली पार्टी है, उसको समझे। हमारे लिए हंगर इंडेक्स है कि जिसको 2 वक्त का 3 वक्त की रोटी मिल रही है, वो सभी देश में मोदी जी सबको दे रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है,
हम कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, कोई डेवलप्ड नहीं है, अभी स्टिल डेवलपिंग में हम लोग। इस देश के अंदर अगर हम लोग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे सकते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो पूरे दुनिया में मैं चैलेंज करता हूं कोई ये मुल्क नहीं कर सकता। वरना कोरोना काल में ब्रिटेन में तो 3 खीरों के बाद चौथा खीरा जो है वो राशन कार्ड पे मिलता था, 4 टमाटरों के बाद 5वें टमाटर के लिए उनको लड़ना पड़ता था जाके। ये तो हाल था वहां पर। हमारे देश में आज भी हर इंसान रात को खाना खाकर भरपेट सोता है, क्योंकि मोदी जी का राज है, और इसी को मैं राम राज्य कहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ईवीएम की बात करते हैं तो आप कांग्रेस पर सीधा सीधा प्रहार करते हैं कि अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो आप कहते हैं कि ईवीएम से मोहब्बत है, अगर रिजल्ट गलत आता है तो ईवीएम को आप घरे आते हैं। वैसे ही आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट आती है तो आप उसको मानने को तैयार ही नहीं रहते। देखिए विनोद जी, ईवीएम बेचारी का मैंने पहले भी आपके चैनल पे ही जिक्र किया था। ईवीएम बेचारी ना वो हमेशा कसूरवार हो जाती है जब कांग्रेस हार जाती। अगर इन 3 राज्यों में कहीं कांग्रेस जीती होती तो ईवीएम के ऊपर कोई दोष नहीं आना था। गलती से वो लोग हार गए तो अब और किसके सिर पे ठीकरा फोड़े? अपनी नीतियों पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। अपना ये नहीं बताएंगे कि अभी के मोदी जी का राज है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का राज है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आजाद भारत में अभी भी 350 करोड़ रुपया कांग्रेसियों के पास आज भी मिल रहा है। वो मशीनें जो गिनने वाली थी वो गर्म हो गई, उन्होंने मना कर दिया और पैसा नहीं हमसे गिना जाता। और कहां से? एक ऐसे राज्य से जो बेचारा बीमारू राज्य है, जो गरीब राज्य है, वहां से आपको 350 करोड़। वो उन्हीं बेचारे गरीब लोगों का खून चूस चूस के आपने जो पैसे अपनी तिजोरियों में जमा किए थे। ऐसी पार्टियां बात करेंगी विनोद जी, ऐसी पार्टियों को तभी लोगों ने आज पीछे छोड़ दिया। इसी करतूत के कारण आपको किसी ने वोट नहीं दिया। बेचारी ईवीएम इसमें क्या करे? अब ईवीएम इसमें क्या कर सकते हैं? आप ईवीएम को भी झूठा कहेगी तो वो जो नोट गिनने वाली मशीनें जो गर्म हो गई नोट गिनते गिनते, वो भी झूठी है बेचारी। वो जो 350 करोड़ रुपए के इतने बड़े बड़े बंडल लगे हुए हैं वो भी झूठे हैं। ये कांग्रेस इसका जवाब जरूर दे लोगों को, और ये जवाब आपको 2024 में भी देना पड़ेगा कि कहां से आज। अगर आपका, और सोचने वाली बात है, मैं आपके दर्शकों को एक भी चीज कहना चाहता हूं कि जरा जरूर सोचिएगा। आज तो इनके पास सत्ता नहीं है, जब इनके पास सत्ता थी तब इन्होंने क्या लूट खसूट मचाई होगी। वो जो स्विस बैंक वाली हम जो थ्योरियां बताते हैं वो झूठ नहीं है। हिंदुस्तान का कितना पैसा यहां से बाहर जाता रहा होगा। अभिजीत जी, क्या इत्तेफाक है? ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये विपक्ष के लोग उनको नजर आते हैं। बीजेपी के लोग इतने दूध से धुले हुए हैं, गंगा स्नान करके आए हैं। फिर मैं अजीत पवार का भी सवाल पूछा। चलो वो बीजेपी से तो नहीं ना, हम उनकी बात नहीं करेंगे। जहां से हैं वो वही बात, तो वो तो बात हो गई मेरे ख्याल से, पहले भी हमने की है। विनोद जी, जहां आग होगी धुआं वहीं से निकलेगा। सबसे बड़ी बात ये आती है, जिस क्लास की टीचर सख्त हो उस क्लास के बच्चे शरारत नहीं करते। और जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा, और जिस पार्टी का प्रधानमंत्री ऐसा होना, उसके अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसा काम करने की। गलती से भी अगर किसी के मन में ये ख्याल भी आता है ना, तो वो ख्याल खुद ही चला जाता है। दूसरी बात यह है, हमारी पार्टी के अंदर आने के लिए एक आइडियोलॉजी से जुड़ना पड़ता है। विनोद जी, मैं बताऊं कि मुझे भी अब 6-7 साल हो गए पार्टी में आने हुए। यहां पर आके आइडियोलॉजी से जुड़ा हूं मैं आकर। मैंने सबसे पहले यहां पर आके, शायद मेरी एज में आके आज प्राथमिक शिविर लगाना बड़ा मुश्किल बात होता है, क्योंकि बड़ी टफ सी ट्रेनिंग होती है 7-8 दिनों की। क्यों? क्योंकि आप आइडियोलॉजी से जुड़ते हो। अब आइडियोलॉजी से कैसे जुड़ते हो? जब आपके लिए देश सर्वप्रथम आता है, पार्टी उसके बाद, अपना आप तो आता ही नहीं, वो लास्ट में आता है। ऐसी आइडियोलॉजी से जुड़ोगे तभी आप आज इस पार्टी के अंदर टिक सकते हो, तभी आप इस पार्टी के साथ रह सकते हो। अभी आप देख लीजिए, 3 स्टेटों के मुख्यमंत्री बने, बताएं कोई पुराना कोई और चीज हो। नए लोगों को आगे लाया गया, नए लोगों को अवसर दिया गया। कहीं पर ओबीसी को अवसर दिया गया, कहीं पर कोई किसी और जाति से किसी को अवसर दिया गया, कहीं पर कोई और अगर आदिवासी है उनको अवसर दिया गया। इसी तरह से काफ़ी चीज़ें होती हैं, लोगों को अवसर दिया जाता है। तो इस पार्टी के अंदर बाकी पार्टियों से अलग है। इसके अंदर अलग इसलिए है कि यहाँ पर जो कोई भी काम करेगा, अभी हमारे एक पिछले दिनों किसी मुझे नाम, जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो कतार में सबसे लास्ट में बैठे हुए थे और चप्पल डाल के आए हुए थे घर से। तो यहां पर पार्टी का इसमें कई ऐसी आंखें जो देख रही हैं कि सबसे किसको हमने आगे लेकर आना है, कौन ऐसा ईमानदार है जो देश को आगे लेकर जाएगा। तभी तो ये पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। ऐसी पार्टी के अंदर आप कभी सोच भी सकते हो कि कोई इंसान हिम्मत भी करेगा करप्शन करने की? कभी करप्शन करने। यहां पर सभी के सभी लोग सेवा करने आए हुए हैं, और सेवा का भाव यहां से मैं प्रूव करता हूं आपको। कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी हैं, या संघ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने दी हैं, क्योंकि लोगों की खिदमत में, लोगों की सेवा में वो लोग लगे होते। बाकी पार्टियां आपने बता दें उनका, उनमें से कौन नजर भी आया?
वो सब के सब तो अपने घरों में बैठे हुए थे। तो ये पार्टी इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस, क्योंकि इसके लिए देश सर्वप्रथम है। जिनके लिए देश सर्वप्रथम होता है, जो सेवा के लिए घर से बाहर निकले होते हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते जिस तरह से कांग्रेस आज भी कर रही है। लेकिन कहा जाता है कि लोग अपनी आइडियोलॉजी इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि उन्होंने गोरख धंधे किए होते हैं। अपने गोरख धंधों पर पर्दादारी डालने के लिए बीजेपी की शरण में चले जाते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है। देखें, कांग्रेस के कहने पर कौन यकीन करेगा? अगर इन पे कहने पर कोई यकीन करता तो 3 स्टेटों में इतनी बुरी तरह से ना पिटते। इनकी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं करता है। कांग्रेस की कितनी नीतियां और कितनी गलत नीतियों के कारण ही आज तक हमारे देश में आज मोदी जी को टारगेट सेट करना पड़ा 2047 का। अगर कांग्रेस ने कोई अच्छा काम किया होता तो मोदी जी 2027 को सेट कर देते कि पीछे से भी कुछ हुआ हुआ तो थोड़ा सा हम भी इसमें अंदर अपने कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो देश विकसित हो जाएगा। लेकिन 2047 हमें रखना पड़ा क्योंकि हमें पता है 60-70 साल के कांग्रेस ने खड्डे डाले हुए हैं जिसको भरने में भी समय लगेगा। कहीं ना कहीं वो मानसिकता जो आज भी इनके राज्यसभा के MP के पास से निकली है, वो मानसिकता बदलने में अभी भी समय लगेगा। अभी भी ऐसी जगह होंगी जहां पर लूट खसूट चल रही होगी। देश 148 करोड़ का ये जो देश है, ये जब आप इसके अंदर करप्शन चीज की और कोई भी चीज ऐड कर दोगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब उसके बाद आप आ जाते हो, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने, आप कहते हो जी ईडी खराब, आप कहते हो जी CID खराब, CBI खराब। अभी भी आपसे 350 करोड़ रुपया, 360 करोड़ रुपया हो चुके, 363 करोड़ हो चुके हैं। अब तो अभी गिनने में अभी गिनती जारी है। अभी भी अगर आपसे निकल रहे हैं तो मुझे बताएं बेचारी ईडी क्या करे, कहां जाए, पर कहां पर जाएगी वो तो वहीं ढूंढेगी जहां उनको कुछ मिलेगा। अब इनके समय पर भी तो उनको मौका मिला था। इन्होंने भी तो माननीय लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर पे CBI भेजी थी। क्या निकला था उनके पास से? 3 धोतियां, 4 कुर्ते, 2 अंडरशर्ट्स और 43 रुपए। तो हमारे तो नेता, हम जिनके पद चिन्हों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो इस तरह से स्वच्छ थे। आपके पास भी पूरी थे, आपने भी निकाल लेना था हमारे पास से, क्यों नहीं निकले? क्योंकि हम लोग यकीन इसमें करते हैं कि हम राष्ट्र की सेवा के लिए आए, हमने अपने आप को समर्पित किया राष्ट्र की सेवा के लिए। तभी तो देखिए आज लोग 8-9 साल का मोदी जी का कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और आपका 50-60 साल का देखते हैं। उसके बाद ही 3 स्टेटों के ये नतीजे आपके सामने निकल कर बाहर आते हैं। और ये पब्लिक है, वो राजेश खन्ना कह गया था, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। लेकिन अभिजीत जी, इसके बाद तो सारा एपिसोड ही खत्म हो गया। वो आपके जय घोष, कश्मीर हो जा गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, खीर मांगा खीर देंगे, कश्मीर मांगा चीर देंगे, वो कहाँ बेचोगे आप? मैंने विनोद जी पहले भी आपसे जिक्र किया कि हमें किसी चीज को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा रिपोर्ट कार्ड 9 साल का लोगों के कांग्रेस वाले जब जाऊंगा, पुलवामा को भी आपने बेचा है, सत्यपाल मलिक भी कहते हैं। इनके कहने से क्या होता है जी? इनके कहने से क्या होगा? ये तो वही लोग है कि हमारे फौजियों को मंदिर को बेचा था कि नहीं? हमारे फौजियों को जब शीश भी यहां से काट कर ले गए तो मुझे बताएं इन्होंने क्या कर लिया था उसके बाद? इन्होंने तो फौज के हाथ पीछे बांध दिए थे। तो इनसे इनका कम से कम इस चीजों के साथ आप इनको कोऑर्डिनेट ना करें। हमारे डिफेंस फोर्सेस का क्या हाल रहा है? इनके अंदर बेचारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं थी पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में। था क्या आपके पास? आप तो मांग के बाहर के देशों से जहाज और तोपे लेकर आया करते थे। आज आप आने वाले समय में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैनिक शक्ति बनेंगे। यहां से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज बाकी देशों को वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी एक इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, आपके अपने संकल्प लिया कि मैंने इस भारत देश को आगे लेकर जाना है। कांग्रेस क्यों ना कर पाई 60-70 साल से? आपने जो थोड़े बहुते भी खरीदे जहाज वाज, उनके अंदर तो आपने अपनी कमीशनें पहले से सेट कर रखी हुई थी। हर एक चीज के अंदर आपकी सेट थी। अरे आजाद भारत का सबसे बड़ा पहला स्कैम, जीप स्कैम, आप लोगों ने वहां से तो अपने देश की शुरुआत की थी। पूरा देश बैलगाड़ी में घूम रहा था। तो आपसे क्या तवक्को रखते? 60 साल इस देश ने आपको देखा है, इसीलिए अब आपको बाहर निकाल दिया। और बड़ा अच्छी बात कही, कम से कम अब तो अपने आप को बदल लीजिए। ये छोड़ दीजिए इनके ऊपर बात करना 370 बाकी चीजों। ऐसा ना हो कि आप इससे भी नीचे चले जाओ। हम चाहते हैं अपोजिशन रहे, हेल्दी अपोजिशन रहे, तो ताकि जो देश अच्छे से चल सके। लेकिन आप लोगों ने ठान ली है, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हो, जिस तरह की आप बातों के ऊपर चल रहे हो, मुझे लगता नहीं, मुझे नजर नहीं आता 40-50 साल कहीं पर भी आपको ये सत्ता जो है आपके हाथ में कभी आएगी। क्योंकि ये देश आप समझ चुका है। अब आप किसी को ज्यादा देर तक आप है ना, बड़ी मशहूर एक कहावत, कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन सभी को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो अब ये लोग समझ चुके हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। एक एक खबर आप यहां से करते हो, 10 मिनट में पूरे हिंदुस्तान में घूम जाती है। तो इसीलिए सच्चाई के ऊपर चलें, देशभक्ति के ऊपर न चलें। मैं तो ये नसीहत देना चाहता हूं कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों को, राष्ट्रभक्ति के ऊपर चलें। आप राष्ट्रभक्ति के ऊपर चलोगे, देश को सर्वप्रथम मान के चलोगे, तो आपकी पार्टी भी कल उभर कर आगे। हम चाहते हैं कि आप लोग आगे हैं, ताकि एक हेल्दी अपोजिशन के साथ हम इस देश को आगे लेकर जा सके। आप कैसे चाहते हैं? कभी तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत।
देखें, मैं कांग्रेस मुक्त की बात कभी नहीं कहूंगा। कांग्रेस की जो नीतियां, उनसे मुक्त होना चाहिए भारत। जी, कांग्रेस की नीति से मुक्त होना चाहिए। कांग्रेस की जो नीति लूट खसूट की थी, कांग्रेस की नीति जो देश विद्रोह की थी, कांग्रेस की जो नीति केवल एक परिवार को आगे लेकर जाने की, मैं उस नीतियों के विरोध हूं। मैं कांग्रेस के विरोध में बिल्कुल नहीं हूं। जी। मैं इनके विरोध में, मैं किसी के विरोध में कभी रहना नहीं चाहता हूं। इनके विरोध में अपनी नीतियों को बदलें, क्योंकि ये समय जो है, ये समय का पहिया अब इस तरफ घूम रहा है जिस तरफ भारत 2047 में सुपर पावर बनने वाला है। अगर आप इसमें अपनी भी कोई इस अश्वमेध यज्ञ में अपनी भी कोई आहुति डालेंगे तो शायद आपका जो आने वाले टाइम में गुजारा होगा, वरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आखिरी सवाल आपसे। उमर अब्दुल्ला अभी भी आवाम को ये कह रहे हैं कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे 370 की वापसी को लेकर। मैंने विनोद जी पहले कहा, समय आ गया है, पब्लिक समझ चुकी है, आगे जाने का समय है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं उमर साहब से भी कहूंगा, आगे बढ़ते हैं, इस देश को, जम्मू कश्मीर को आगे लेकर चलते हैं। छोड़ दीजिए ये सब बातें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पे मोहर लगा दी। अब इस पे बात करना भी मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों का समय नष्ट करने वाली बात है। इस भारतवर्ष का समय नष्ट करने की बात है। और 2047 में अब थोड़े ही साल रह चुके हैं। मिलकर सब लोग आगे चलते हैं। आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, लोगों को इससे आगे लेकर जाते हैं। अब लोग समझ चुके हैं, इसके ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।